Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with a very different topic which I have not given yet. अभी तक मैंने हिंदी या हिंदी ग्रामर से किसी भी तरह का कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं दिया हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, एक टॉपिक को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं। और ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, है ना, आज मैं आप लोगों को डील करूंगा, बताऊंगा समास के विषय में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अभी आने वाले जो क्लास 10th के 2024 फरवरी में आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बच्चों ये बहुत ही मदद मिलेगा। और साथ ही साथ ये सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, क्लास 6, 7, 8 और 9 के बच्चे, यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव से लाइन में हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों को भी मेरे आज के इस वीडियो से समास के विषय में काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस नए विषय से। नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं अपने चैनल पर पहली बार हिंदी व्याकरण से लेकर के कुछ विषय आपको दे रहा हूँ। तो आइए सब साथ में हम दोनों मिल कर के हम सभी, है ना, समास का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले समास क्या है, किसे कहेंगे हम समास, समास का क्या अर्थ होता है। तो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है ना। एकदम एक सिंपल सा वाक्य में हम कह सकते हैं संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त जब हम लोग समेट रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो होता है कि एक बड़ा वाक्य बना दिया और उस पूरे वाक्य के जगह पर हमने एक शब्द का उपयोग किया, तो इस तरह से हमने उसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, उसे छोटा कर दिया। तो ये संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अर्थात में दो या दो से अधिक शब्दों को पास लाकर एक नया सार्थक शब्द, जी हाँ सार्थक, ऐसा शब्द जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, तो सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है, कितने भी शब्द हों, दो से अधिक शब्द है, उन सभी को समेट करके हमने एक नया अर्थ निकाल दिया, वही समास कहलाया। जैसे हवन के लिए सामग्री, यहाँ देखिए कितने शब्द हैं, हमने 1, 2, 3, 4 शब्द का उपयोग किया, चारों को हमने समेट के बना दिया हवन सामग्री। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, तो हम लोग इसको संक्षेप में छोटा रूप में क्या कहेंगे, नियमानुसार। गायों के लिए शाला, है ना, गायों को रखने के लिए जो घर हम लोग बनाते हैं ना, तो गायों के लिए शाला क्या कहलाएगी, गौशाला। ठीक है स्टूडेंट, समास को जानने, पढ़ने, समझने के पूर्व आपको कुछ चीज़ें और भी देखना और समझना पड़ता है। क्या है वो देखिए, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। अब ये समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, आइए ये देखते हैं। सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। तो जब हमने संक्षिप्त किया, गायों के लिए शाला, गौशाला, तो ये गौशाला संक्षिप्त रूप हो गया। तो यही है सामासिक प्रक्रिया में बने गए शब्द, है ना, नए शब्द। तो नया शब्द क्या बना था, गौशाला। जैसे आप देख सकते हो, पुस्तक के लिए आलय, तो यहाँ नया शब्द क्या बनकर आया, पुस्तकालय। तो ये कहलाएगा क्या, समस्त पद। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व पद, तो समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर राजा का कुमार, यानी कि राजकुमार। तो ये राजकुमार जो है वो क्या हुआ, सामासिक प्रक्रिया में बने गए नए शब्द, तो ये नया शब्द बनकर आया राजकुमार। अब राजकुमार का जो पहला पद है, यानी कि राज, ये जो आप देख रहे हैं राज, ठीक है, यहां से क्या निकल के आया, राज। तो ये राज क्या हो गया, पूर्व पद कहलाएगा। ठीक है, और अंत में है उत्तर पद। तो समस्त पद के अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं, है ना। तो यहां समस्त पद क्या है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिदिन।
नीला है गगन, गगन कैसा है? नीला है, तो ये नया शब्द बनकर क्या आएगा? नील गगन। तो यहाँ देखिए अंतिम दिन है और ये गगन है, तो ये दिन और ये गगन ये क्या कहलाएंगे? उत्तर पद कहलाएंगे। आगे हम लोग जानते हैं समास की कुछ विशेषताएं। तो समास की क्या विशेषताएं हैं? पहला, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल हो जाता है। दो या दो से अधिक पद आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि पूर्व पद और समस्त पद, है ना, ये दोनों आकर के मेल हो गए, या समस्त पद और उत्तर पद का मेल हो गया। समास में शब्द पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं, है ना। क्या बोला था मैंने? शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहेंगे। कई दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में आकर मिलकर एक नया शब्द बनाए, समास कहलाता है। तो इसका अर्थ है कि कई शब्द आपस में आकर के जुट करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तीसरा है, पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कई अभी आगे चल करके मैं आपको जब समास पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा कई जगह पर जो है ना, विभक्ति चिन्ह का उपयोग है, और वो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाते हैं? उनका लोप हो जाता है, वो हट जाते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, समास से बने शब्द में कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, तो कभी दोनों ही पद की प्रधानता होती है। तो ये चार ऐसे विशेषताएं हैं समास में। अब मैं यहाँ से मैंने आपको बता दिया, समास बताया, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, और समास की विशेषताएं मैंने आपको बतला दिया। अब हम यहाँ से एक एक करके समास के जितने भी भेद हैं, प्रकार हैं, उनको हम जानेंगे और समझेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियोस के द्वारा समास को सही रूप से समझने की कोशिश करें। अब हम लोग जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो मुख्य रूप से यही 6 समास जो हैं, समास के भेद जो हैं आपको पढ़ने हैं। यहाँ तत्पुरुष समास ऐसे हैं जिसके कुछ और भी प्रकार भेद होते हैं, और वो भी मैं एक एक करके आपको यहाँ पर आज मैं बतलाऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पहला समास का भेद, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? तो इसकी कुछ विशेषता है। पहला पद प्रधान होता है ना। अव्ययी भाव में हमेशा पहले पद की प्रधानता होती है। पहला पद अव्यय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए, है ना। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? अनुरूप, यानी कि रूप के योग्य, तो वो क्या कहलाएगा? अनुरूप, ठीक है। तो यहाँ देखिए अनु, ठीक है। आजीवन, तो यहाँ देखिए आ। उपतट, तो इसमें आप देख सकते हैं उप। यथासंभव, यहाँ आप देख सकते हैं यथा। बेकाम, यानी कि यहाँ बे। अनुरूप, रूप के योग्य, तो यहाँ हमने क्या देखा? अनु। आजीवन, जीवन भर, इसमें अव्यय के रूप में यहाँ पर क्या है? आ। उपतट, तट के समीप, तो कहेंगे उपतट। तट का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो उपतट, तट के समीप, तो यहाँ देखिए उप शब्द का उपयोग है। तो ये उप है, आ है, अनु है, यथा है, बेकाम, काम के बिना, तो यहाँ बे शब्द जो है, तो ये शब्द जो है ये आप क्या देख पा रहे हैं? ये क्या है? अव्यय है। तो इसको पहचानने का ये एक बहुत ही सरल तरीका है कि आप समस्त पद का पहला अक्षर जो देखेंगे, है ना, या जो यहाँ पर व्यंजन है, स्वर है, वो आपको क्या? अव्यय के रूप में मिलेंगे। फिर है दोहराए शब्द योजक चिन्ह के साथ होते हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोहराए गए होते हैं, जैसे
गली गली यानी कि प्रत्येक गली, साफ साफ यानी कि बिल्कुल साफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ एक ही शब्द को दोहरा दिए, गली गली यहाँ भी देखिए शब्द दोहराए गए हैं, और इन दोनों शब्द के बीच में हमने क्या उपयोग किया है, योजक चिन्ह। ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये कहलाता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से आप अव्यय भाव समास को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा दूसरा तत्पुरुष समास। अब इसे देखेंगे तो तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे हमने बताया अव्यय भाव समास में उसमें पहले पद की प्रधानता थी, तो उसी प्रकार यहाँ पर तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि उसे गायब हो जाएंगे वो। ठीक है, जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये देखिए का, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये को, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, और पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त। तो ये देखिए ये जो भी आप विभक्ति चिन्ह आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका क्या हो गया, लोप हो गया। राजा का कुमार, तो राजकुमार यहाँ देखिए को का चला गया, यश को प्राप्त यहाँ भी को नहीं है, यज्ञ के लिए शाला, तो ये बन गया यज्ञशाला। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ विभक्ति चिन्ह है जिसका लोप हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, तत्पुरुष समास को अगर आपको देखना समझना है तो वहाँ कारक के कुछ है ना, उसके विभक्ति चिन्ह को आपको समझना होगा। अब मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ आगे तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाने के लिए, तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, उसको आगे समझने से पहले आपको इन कारक के विभक्ति चिन्हों को भी समझना होगा। सबसे पहले आप जैसे ये आप लोग जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान का के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, अरे और ओजी जैसे ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसी का उपयोग हम लोग तत्पुरुष समास के अंदर करेंगे। ठीक है, कर्ता ने यहाँ कहने का अर्थ हो गया काम करने वाला, जिसने ये काम किया। कर्म को यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े, वहाँ हो जाएगा कर्म को। करण से या द्वारा यानी जिसके द्वारा कर्ता काम किया या किया जा रहा है। संप्रदान का के लिए, जिसके लिए क्रिया की जा रही है। ठीक है, आपादान से अलग होना, यहाँ अलगाव को बता रहा है। जैसे कि पेड़ से पत्ती टूटकर नीचे गिर गई, तो पत्ता जो है वो पेड़ से क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ अलगाव में है, आपादान से यानी अलगाव को बता रहा है। और संबंध का की के यानी कि किसी दो पदों के बीच आपसी संबंध को बतलाएगा। अधिकरण में या पर यानी क्रिया का आधार, जैसे टेबल पर गेंद या टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक कहाँ रखी हुई है, उस टेबल पर। ठीक है, तो उसका आधार बताया जाएगा। ठीक है, संबोधन हे, अरे, ओजी यानी कि किसी को पुकारने की स्थिति में अगर है तो वहाँ संबोधन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों की मदद से हम आगे तत्पुरुष समास को समझेंगे, जानेंगे। तो विभक्ति के आधार पर हम तत्पुरुष के 6 भेद पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में इसका क्या है, तो ये आप देखिएगा, इसमें को का भी जैसे मैंने पढ़ाया था ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो यहाँ को का लोप हो जाएगा। जैसे कि यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, यहाँ देखिए यश को प्राप्त तो कहलाया यश प्राप्त। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं को का लोप हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्म तत्पुरुष को समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में करण से या द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर से और द्वारा का
लोप हो जाएगा। जैसे धनहीन यानी कि धन से हीन, निर्धन। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन यानी अंधा। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा रचित। ठीक है। तो रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त यानी कि रोगी। तो यहाँ आप इस तरह के शब्द देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि से और द्वारा का लोप हो जा करके, है ना, ये समस्त रूप में क्या बन जाएगा? धनहीन, नेत्रहीन, तुलसीकृत और रोगग्रस्त। तो इस तरह से आप कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष को आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में आप देखिएगा के लिए शब्द का लोप हो जाएगा। जैसे सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कहलाएगा। जैसे गांधी जी ने सत्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, तो वो क्या कहलाए? सत्याग्रही कहलाए, है ना। देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो कहलाएगा रसोई घर। ठीक है। अब देखते हैं आपादान तत्पुरुष। आपादान में क्या है? से और अलग यानी अलगाव। मैंने जैसे बताया था अलगाव, है ना, अलग होना। इसका से और अलग जैसे शब्दों का यहाँ लोप हो जाता है। जैसे रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त यानी कि अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, है ना, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। ठीक है। वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, पेड़ से जब पत्ता टूटकर अलग हो गया तो ये कहलाया वृक्ष पतित, है ना। भयभीत, मुझे अब किसी का कोई भय नहीं है, भयभीत हूँ मैं, है ना, मुझे किसी का भय नहीं है। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त यानी कि अब मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, आज़ाद हो गया। तो ऐसे इस तरह से आप आपादान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष को देख समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब देखते हैं अगला तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आप देखिएगा कि का, के और की जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, तो यहाँ देखिए, ठीक है। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, और प्रजापति यानी कि प्रजा का स्वामी। तो ऐसे शब्द जो हो, है ना, इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या? संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ देखो संबंध बता रहा है, किसका पति? राष्ट्र का पति। गंगा जल, जल किसका है? तो गंगा का। और प्रजा का स्वामी, स्वामी किसका है? तो प्रजा का है। यानी कि प्रजा और ये स्वामी, इन दोनों का संबंध बता रहा है। गंगा और जल का यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। राष्ट्र और पति के बीच में यहाँ इन दोनों के संबंध को बतलाया जा रहा है। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में, है ना, में और पर जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे वनवास, वन में वास, वन में रहने वाला, है ना। दानवीर, दान में वीर, दानों के वीर। ठीक है। और शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ। तो आप ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के शब्द यहाँ पर क्या हो गए? लोप हो गए। तो वन से वास से क्या बन गया? वन वास। और शरणागत, शरण में आया हुआ से क्या बना? शरणागत। तो इस तरह से मैंने आपको सारे 6 के 6 तत्पुरुष समास के बारे में बताया। और अब हम अगला देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं पीतांबर। पीतांबर यानी कि पीला है जो वस्त्र। तो यहाँ वस्त्र जो है वो क्या हो गए? विशेष्य। और इसकी विशेषता बताई गई कि वो किस कलर का है, किस रंग का है? पीला रंग का है। तो ये हो गया विशेषण शब्द, है ना। पहला शब्द देखिए विशेषण आएगा। ठीक है। तो ये इसका पहचानने का, जब आप इसको विग्रह करेंगे, जब आप समस्त पद को, ये जो पीतांबर, महाराजा, नील गगन, ये जब समस्त पद को आप विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर जो पहला शब्द आपको मिलेगा वो मिलेगा विशेषण। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है?
कर्मधारय समास है। महाराजा, महान है जो राजा, यानी कि राजा की महानता बता रही है, उसकी विशेषता, वो कैसा है तो बहुत महान है। नील गगन, गगन कैसा है नील, नील यानी कि नीला, तो नीला है जो गगन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नीला, महान, पीला, ये सभी जो हैं वो विशेषण जैसे शब्द आ रहे हैं। तो पहला जब विग्रह करेंगे समस्त पद को, तो पहला पद जो है वो हमें विशेषण के रूप में मिलेगा। तो एकदम इसको सटीक हम ये समझ लेंगे कि ये क्या है, कर्मधारय समास। अगला समास हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में हम क्या देखेंगे कि प्रथम पद संख्यावाचक, एकदम क्लियर एंड कट। पहला पद जो होगा वो कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे कि पंच फल यानी कि 5 फलों का समूह, तिपाई 3 पायों का समूह, नवग्रह यानी कि 9 ग्रह का समूह। तो यहाँ पहला जो आप शब्द देख रहे हैं 5, 3, 9 है ना, ये सभी क्या है, संख्या को बोध करा रहे हैं, संख्या का बोध करा रहे हैं। तो इससे हम समझेंगे कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास की ओर। तो जिस समास में प्रथम पद और दूसरा पद दोनों की प्रधानता होगी, पहले पद की भी और दूसरे पद की भी, दोनों की प्रधानता होगी, दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम होगा, है ना। जो दो शब्द, जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, लाभ हानि, दोनों शब्दों की प्रधानता है, लाभ की भी हानि की भी, और दोनों शब्द एक दूसरे का क्या है, विलोम है। और क्या बोल रहा है, दोनों शब्द एक दूसरे, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। यहां देख लीजिए आप, योजक चिन्ह का प्रयोग आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास में भी मैंने आप लोगों को बताया था योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहां क्या था, शब्द दोहराए गए थे, साफ साफ, गली गली, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर मैंने गली गली शब्द दोहराए थे, साफ साफ शब्द दोहराया गया था। यहां शब्द नहीं दोहराए जा रहे हैं, यहां शब्दों का विलोम बन जा रहा है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और अब हम देखेंगे अंतिम बहुव्रीहि समास। तो अब देखते हैं हमारा सबसे अंतिम बहुव्रीहि समास। तो विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले। जब हम समास को विग्रह करेंगे, जो समस्त पद जो है, जब हम उसको विग्रह करते हैं, जब हम लोग उसको तोड़ते हैं, तो एक नया अर्थ निकल कर आता, तीसरा अर्थ निकल कर आता है। जैसे चतुर्भुज, तो इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला हम किसे कहेंगे, विष्णु जी को। तो यहाँ देखिए एक नया शब्द निकल आया, है ना, एक नया शब्द, तीसरा शब्द निकल आया, महादेव। महान देवता है जो, कौन, महादेव। तो वो महादेव किसको कहा जाता है, शिव जी को, है ना। यहां पर हो जाएंगे शिव जी, शिव जी। आगे देख सकते हैं दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसके, 10 सिरों वाला, ठीक है। तो 10 सिरों वाला वो क्या कहलाएंगे, किनको बोलते हैं हम लोग, रावण को, ठीक है। नेक्स्ट पीतांबर, यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके, पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो वो कौन है, कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण भगवान। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि बहुव्रीहि समास को कैसे पहचाना जाए। तो ये एक पूरा व्याख्या था समास का मेरी तरफ से, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा प्रॉपरली शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो ये मैं सोचा कि अभी आने वाले जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हिंदी में समास को दूँ। ऐसे आने वाले समय में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय है ना, टॉपिक है हिंदी व्याकरण से लेकर के, जो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव लाइन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरे इस वीडियो से समास को समझने में आसानी होगी। सो वेरी सून यू विल गेट माय नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड हैव अ नाइस डे।